आपके डीएनए में लोकतंत्र है। आपके न डीएनए में आपके लोकतंत्र है, ना आपके आचरण में लोकतंत्र है। लोकतंत्र कहाँ दिख रहा है? लोकतंत्र की बात आप अमेरिका में जाकर के कर रहे हैं। आपके अपने देश में, अपनी जगह पर क्या हो रहा है? यहाँ हिम्मत है क्या आपकी ये बात करने की? यहाँ की प्रेस से क्यों नहीं आंख मिला के आप बात करते हैं बुला करके, और उनको क्यों जवाब नहीं देते हैं कि आपको जब भी अपनी असहमत आवाज दिखाई देती है, जब भी लोग अपना हक मांगते हैं, आप किसी को नक्सलवादी के रूप में टैग कर देते हैं। शहर में अगर कोई है तो उसको अर्बन नक्सल कह देते हैं। आपको अगर कश्मीरी कर रहा है तो उसको उग्रवादी कह देंगे। आपको और कोई बात कर रहा है तो उसको सेपरेटिस्ट कह देंगे। तो आपने अपने ये कुछ सांचे बना लिए जिसमें आप लोगों को फिट करते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनजागरण। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं और वहां जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भारत में डेमोक्रेसी की स्थितियां क्या हैं, अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हिंसा के लिए क्या उपाय कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का मतलब है ह्यूमन राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी अभिव्यक्ति की आजादी और मानवाधिकार के बिना डेमोक्रेसी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह प्रधानमंत्री के शब्द हैं। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि वाकई क्या हमारे देश में इतने सुनहरे और खूबसूरत हालात हैं, बागों में बहार है, या फिर स्थितियां दूसरी हैं। इस बात को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त पीयूसीएल राजस्थान के स्टेट प्रेसिडेंट भंवर मेघवंशी हैं। वह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। आइए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई मानवाधिकारवादियों की निगाह में वैसे ही बाहर के दिन चल रहे हैं या प्रधानमंत्री से अलग वह कुछ सोचते हैं। भंवर जी, आपका जनज्वार में स्वागत है। और आप संभवतः पढ़ चुके होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे क्या कहा है डेमोक्रेसी पर। आपकी क्या राय है? धन्यवाद अजय प्रकाश जी। अ, प्रधानमंत्री को जो प्रश्न पूछा गया, मुझे लगता है कि उस प्रश्न का तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, और वो बातों को घुमा करके और केवल लोकतंत्र पर अपना ज्ञान या प्रवचन देने लगे उसमें। मुझे लगता है कि यही हमारी जो चिंतन धारा है यहाँ, उसका प्रॉब्लम है, या हमारा दोगलापन है कि हम कभी भी मुद्दों को ठीक से उस तरीके से एड्रेस नहीं करना चाहते हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, और हम उसको घुमाते रहते हैं। तो ये जो उन्होंने कहने की कोशिश की कि हमारी डीएनए में ही लोकतंत्र है, और ये संभव ही नहीं कि हमारे यहाँ किसी के साथ अन्याय हो जाए या कुछ भेदभाव हो जाए। तो जी। मुझे लगता है कि ये आनुवंशिकी का प्रश्न नहीं है, और न ही आपके यहाँ पहले क्या था और क्या रहा, वो सब है प्रश्न। वो भी बहुत डिबेट है, अगर उस पर भी बात करेंगे तो बहुत कुछ गड़बड़ी रहा है, वो परंपरा में भी और साहित्य में भी, और पूरा सब कुछ जो है धर्म और उस सारे दर्शन में भी। तो उसको अभी फिलहाल छोड़ भी दिया जाए, तो आज जो कुछ हो रहा है उसी पर केंद्रित करके प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था और स्वीकार करना चाहिए था कि क्या हो रहा है इस देश में। और जब से वो आए हैं तब से लगा करके निरंतर जिस तरीके से यहाँ पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम किया जा रहा है, और उनको घर छोड़ने पड़ रहे हैं, भागना पड़ रहा है, उनके व्यवसाय छीने जा रहे हैं, उनकी पहचान छीनी जा रही है, उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। मुझे लगता है कि ये उतना ग्रीन नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। इस कालीन के नीचे बहुत कुछ कचरा है, और उससे छुपाया जा रहा है। तो इस समय मानवाधिकारों की स्थिति भारत में निश्चित रूप से दयनीय है। मानवाधिकार की बात करना आज दानव अधिकार की बात करना कहा जाता है, और फैक्ट फाइंडिंग को फॉल्ट फाइंडिंग कहा जाता है, और मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल रखा है। जो लोग बोलते हैं उनको यूएपीए लगा करके इस तरह के औपनिवेशिक कानूनों के जरिए उनकी आवाज को बंद किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि आपके डीएनए में लोकतंत्र है। आपके न डीएनए में आपके लोकतंत्र है, न आपके आचरण में लोकतंत्र है। लोकतंत्र कहाँ दिख रहा है? लोकतंत्र की बात आप अमेरिका में जाकर के कर रहे हैं। आपके अपने देश में, अपनी जगह पर क्या हो रहा है?
यहाँ हिम्मत है क्या आपकी ये बात करने की? यहाँ की प्रेस से क्यों नहीं आंख मिला के आप बात करते हैं बुला करके, और उनको क्यों जवाब नहीं देते हैं? तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा प्रश्न है और ये दोगलापन है सरासर। यहाँ की प्रेस से जो बात करने वाला प्रश्न है, यह भी लगातार बना हुआ है, लेकिन उन्होंने बोलते हुए अपने उन नारों को फिर दोहराया, सबका विश्वास, सबका भरोसा, और भी दो शब्द वो कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये जो आत्मविश्वास है, यह प्रधानमंत्री का, आप कह रहे हैं कि उलट स्थितियां मानवाधिकार की हैं, तो इतने भरोसे के साथ वह यह दावेदारी कैसे कर पाते हैं कि हमारे यहाँ मानवाधिकार अगर नहीं होगा और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा तो लोकतंत्र होगा ही नहीं? नहीं, ये देखिए, ये भरोसे के साथ कहने का जो आर्ट है, ये अपने आप को धोखा देने की कला है, जो वो करते रहते हैं, यहाँ भी करते हैं। अक्सर वो उन मुद्दों पर बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं जिन पर बात करने की जरूरत होती है। आप बताइए कि सबका विकास, सबका विश्वास। साथ और सबका विश्वास का जो वो संकल्प लेकर के चल रहे हैं, यहाँ कहाँ विकास, किसका विकास हो रहा है? किसने विकास किया है इतने दिनों में? वो आप तथ्य देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2-5 का विकास कर दिया, या आपके इर्द गिर्द जो लोग घूम रहे हैं आपके उस काकस में, उन सबका शायद आपने विकास कर दिया, लेकिन पूरे देश में सबका विकास तो मुझे कहीं नहीं लगता है। और सबका विश्वास भी किधर है? किन बहुत सारी जमातों ने अपना विश्वास खो दिया है, क्योंकि इस देश में जो सेक्युलर समाजवादी एक सार्वभौमिक राष्ट्र की कल्पना है, उसमें देश को सेक्युलर स्टेट से एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाने की दिशा में बातें की जा रही है, खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने के नारे लगाए जा रहे हैं, संविधान को बदल करके एक दूसरा संविधान लाने की बात की जा रही है, और उसका 700 पेज का डॉक्यूमेंट पब्लिक में डोमेन में है। तो ऐसी स्थिति में लोग भरोसा खो रहे हैं। इसीलिए लोग, कोई सिख राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई तमिल राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई और राष्ट्र की बात कर रहा है, क्योंकि वो उठ रहा है भरोसा, वो विश्वास अब खत्म होता जा रहा है। तो न तो सबका विश्वास आप जीत पाए हैं, न सबका विकास आप कर पाए हैं, तो और न ही सबका साथ आप ले पाए हैं। सब साथ नहीं है आपके। इस देश की बहुत बड़ी आबादी को दमन करते हुए आप कह रहे हैं कि सब आपके साथ हैं। कहाँ साथ हैं? और किन मुद्दों पे आप बोल रहे हैं? 100 लोग मारे गए हैं मणिपुर में, 50,000 लोग बेघर हो गए, विस्थापित हो गए हैं, हजारों घर जला दिए गए हैं। आपका एक शब्द नहीं है उन पे, और आप अमेरिका में जाकर के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, और आप अमेरिका में जाकर के सबके साथ, सबके विश्वास और सबसे सबके साथ की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को खुद के ही शब्दों के खोखलेपन पर ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये केवल लिप सर्विस जो उधर कर रहे हैं, ये जवानी जमा खर्च से काम चलने वाला नहीं है। आपकी बातों में कोई वजन नहीं है, ये खोखले शब्द हैं, और इससे काम नहीं चल सकता है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जब आप ये कह रहे थे कि तमाम मानवाधिकारवादियों को जेल में डाला गया, जबकि इसके उलट प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी समुदाय की, किसी व्यक्ति की मानवाधिकार का हनन नहीं होता है, तो ऐसी क्या बड़ी बातें हैं जिससे आपको लगता है कि जो बोलता है उसको जेल में डाला जाता है, जो विरोध करता है उसके मानवाधिकार का हनन किया जाता है? आप कश्मीर से शुरू होइए, नॉर्थ ईस्ट से लगा करके भीमा कोरेगांव और नीचे तक, जहां भी असहमति की आवाज है, जहां भी ह्यूमन राइट को इंश्योर करने की आवाज है, कहीं पे उन आवाजों को कोई आदर नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हम, हमारे यहाँ मानवाधिकारों के लिए बहुत कुछ है। आप भीमा कोरेगांव को ले लीजिए, 5 साल हो गया वहां लोगों को जेलों में पड़े हुए। क्या गलती किया उन्होंने? क्या बात कह दी ऐसी जो आपके लेकिन लोकतंत्र को सरकार खतरा तो उन पर कर? यूएपीए लगाई हुई है और कहती है आतंकवादी है।
नहीं, वही बात मैं कह रहा हूं कि आपको जब भी अपनी असहमत आवाज दिखाई देती है, जब भी लोग अपना हक मांगते हैं, आप किसी को नक्सलवादी के रूप में टेक कर देते हैं। शहर में अगर कोई है तो उसको अर्बन नक्सल कह देते हैं, आप अगर कश्मीरी कर रहा है तो उसको उग्रवादी कह देंगे, आपको और कोई बात कर रहा है तो उसको सेपरेटिस्ट कह देंगे। तो आपने अपने ये कुछ सांचे बना लिए जिसमें आप लोगों को फिट करते जा रहे हैं, और उनके प्रति एक भयंकर किस्म का द्वेष नफरत देश में है। और इनका प्रोपेगेंडा जो पूरा लिटरेचर है वो निरंतर ऐसा लिखा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे इन सब लोगों को रोज ट्रोल करने से लगा करके इनको देशद्रोही और ये सब चीजें की जा रही है, और लोगों पे यूएपीए लगा करके जेलों में डाला जा रहा है। बहुत सारे लोग जेलों में पड़े हुए हैं एनआरसी के वक्त से लगा करके, हजार हजार दिन लोगों के हो गए हैं, 5-5 साल हो चुके हैं जेलों के। तो मानवाधिकार हनन के मामले तो बहुत जगहों पे हो रहे हैं, और जो भी लड़ाइयां हैं हक अधिकार की, वो मानवाधिकारों की ही लड़ाइयां हैं। अगर कोई एक दलित ये कह रहा है कि मुझे बराबरी का अधिकार चाहिए, मैं घोड़ी पर बैठना चाहता हूँ, उसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं। अगर लोग प्रेम करते हैं और एक साथ रहना चाहते हैं, और आप उसको लवजिवाद और रोमियो स्क्वाड बना करके पता नहीं क्या क्या करके कुछ चीजें कर रहे हैं, तो मानवाधिकारों का हनन तो हर दिन हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है। और उनको मानना ही नहीं, उनके बारे में कुछ भी स्वीकार नहीं करना, जो आपकी मॉब लिंचिंग हो रही है उसके बारे में ये कह देना है कि मॉब लिंचिंग हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है, ये क्या बात है? मतलब इससे क्या मॉब लिंचिंग रुक जाएगी, या लोगों की जिंदगी लौट आएगी, या उनकी जीवन की सुरक्षा हो जाएगी? तो मुझे लगता है कि मानवाधिकार के पूरे विमर्श में कहीं वो है ही नहीं। दरअसल उनके उसमें मानव दिक्कत क्या है कि वो जिस चिंतन धारा से आते हैं वहां इंसान को इंसान मानने की पद्धति ही नहीं है। मानव बहुत बड़ी संख्या में मानव ही जिनको नहीं माना जा रहा है, आप उनके अधिकार क्या मानेंगे, और आप मानवाधिकार की बात ही कैसे करेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि मानवाधिकारों का उनका जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण में ही बुनियादी रूप में कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो अगर चिंतन धारा पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो चिंतन धारा देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए हैं और उन्होंने कहीं भी गोडसे के मंदिर की तलाश नहीं की है, बल्कि महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने नमस्तक किया है। देखिए, यहाँ उनके जो लोग हैं जी। वो गांधी की तस्वीरों पर गोलियां मारते हैं। गोडसे के लिए बाकायदा क्रेज है और बहुत उसको सम्मान है, और जगह जगह पर गोडसे की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, गोडसे के मंदिर तक बनाए जा रहे हैं। यहाँ बुद्ध के मानने वाले लोगों के प्रति मन में कोई आदर प्रधानमंत्री जी को नहीं है। बाहर जाके बुद्ध की भी बात करेंगे, यहाँ आके युद्ध की बात कर रहे हैं। बाहर गांधी की बाहर बुद्ध प्रतिमाओं और को नमन यहाँ करेंगे, युद्ध। वाह, ये अच्छा है। और जी। यहाँ वहां बाहर गांधी जी की बात करेंगे, और यहाँ आकर के गोडसे के को सम्मान देने वाले लोगों के साथ खड़े होंगे। और गांधी के जितने भी जगह हैं, गांधी की जो ऐतिहासिक विरासतें हैं, चाहे साबरमती हो, चाहे वाराणसी में गांधी का जो आश्रम हो, उन सारी जमीनों को कब्जा किया जा रहा है, उन चीजों को बदला जा रहा है। तो आप सोचिए कि क्यों वहां जाकर के गांधी का वो कर रहे हो आप भारत में जो गांधी की विरासत है, गांधी की जगह है, गांधी की स्मृतियां हैं, जो गांधी के मूल्य हैं, यही काम कर दीजिए ना। तो मुझे लगता है कि आपको बाहर जाकर के ये दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वहां जा रहे हैं, वहां के महापुरुषों का देखिएगा, वहां आप मार्टिन लूथर किंग की समाधि पे जाइए, वहां भी बहुत लोग जो गांधी के रास्ते पर आगे बढ़े हैं, वहां आप वहां भी जाएंगे तो हमको तो वही लगेगा कि आप गांधी के उस पे जा रहे हैं, आप बुद्ध के उस पे जा रहे हैं। लेकिन यही मैं ये कह रहा हूँ कि इस चिंतन धारा में ही एक डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है, कि ये यहाँ कुछ करते हैं, कहते कुछ और है, बाहर कुछ करते हैं, यहाँ कुछ कहते हैं। तो ये मूल उसमें ही कुछ कुछ डिफेक्ट है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हम बातचीत कर रहे थे मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर भंवर मेघवंशी से। भंवर मेघवंशी इन दिनों राजस्थान पीयूसीएल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लेखक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अभिव्यक्ति की आजादी में पायदान में नीचे की तरफ जा रहा है, मानवाधिकार में भी नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री बहुत गर्व से विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं कि हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है और बगैर मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी के लोकतंत्र के बारे में सोचा नहीं जा सकता है।
संभवतः यह राहुल गांधी का भी जवाब है, क्योंकि राहुल गांधी जाके देश आलोचना कराते हैं भारत की और प्रधानमंत्री जाके तारीफ कराते हैं। शायद विकास और मानवाधिकार दोनों का यह नया रास्ता है और देश इसी रास्ते पर मोदी जी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। जनज्वार, जनता की मीडिया।